जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि जैसे आपको पता है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी जो है वो कर रहा हूँ जॉब में रहते हुए। तो क्या रहा मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड। उसके अलावा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे आप दूर रखें, कैसे फोकस करें। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, कुछ भी आप खोलो, कोई भी सोशल मीडिया साइट, तो कहीं स्कैम हुआ है, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें। तो आपने आपको कैसे दूर रखें और सीजीएल 2024-25 के लिए कैसे आप फोकस करें, उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला कि मेरा सीजल का स्कोर कार्ड क्या रहा। तो जैसा आप लोग देखें कि जो पहले आंसर की आई थी उसमें मेरे मार्क्स मैथ में 78 थे, और जो बाद में आंसर की आई है उसमें 82 हो गए। एक एवरेज वाला क्वेश्चन जिसमें मार्क्स टू ऑल दिया है उसमें मेरे 4 नंबर बढ़ गए। उसके अलावा रीजनिंग में मेरे 74 हो गए हैं फाइनल आंसर की में, लेकिन पहले 82 थे। तो 2 मार्क्स जो हैं, 2 क्वेश्चन जो है एसएससी ने गलत माने हैं। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके एसएससी बैठी हुई है, तो उसने 2 क्वेश्चन गलत मान लिए हैं। तो इस हिसाब से मेरा जो पहला सेक्शन 1 में 160 बन रहा था, अब 156 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। तो मेरा सेक्शन 1 में 156 हुआ और नॉर्मलाइज होकर 172.69 हो गया। सेक्शन 2 में मेरे इंग्लिश में 131 थे, पहले भी 131 थे। जीएस में 21 हो गए, पहले 17 थे। वो मोनो एटॉमिक वाला जो क्वेश्चन था उसमें 4 नंबर बढ़ गए। तो मेरे सेक्शन 2 में 152 और नॉर्मलाइज होने के बाद 161.60। टोटल पहले जो मेरा स्कोर हो रहा था 308, वो बाद में भी 308 ही रहा। ठीक है, उन्होंने 2 क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो मतलब जो मार्क्स टू ऑल जिसमें बेनिफिट सबको हुआ उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब एक तरह से ये बोला जा सकता है वो किसी गलती नहीं है, वो एसएससी ही है, पता नहीं कौन से नशे करके बैठी है। तो उसके बाद जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया वो 334.29, और पीएसए की आप जो कट ऑफ देखोगे ओबीसी कैटेगरी की, वो 334.44 इतनी गई है। तो मतलब 0.15 से पीएसए जो है उसकी कट ऑफ मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया ऐसा बोला नहीं जा सकता। ये एसएससी वाले जो है ना वो पता नहीं क्या करते हैं। मतलब पेपर बनाएंगे, नशे में पेपर बना देंगे, फिर उसको नशे में ही पेपर करवा देंगे, और फिर उसके बाद इनको यही नहीं पता कि क्या कब आंसर की निकालनी है, कब फाइनल आंसर की निकालनी है, कब प्रेफरेंस फॉर्म भरवाना है, कब कौन सा, मतलब रातों रात जोनल प्रेफरेंस दे देना, रात के 12 बजे रिजल्ट दे देना। पता नहीं क्या है इनका, क्या चलता रहता है, भगवान जाने। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर कोई काम किसी को दिया जाता है तो उसकी बार बार रिपोर्ट लगती है। उससे एक सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट लेता है कि हाँ भाई सब ठीक, उससे एक सीनियर ऑफिसर फिर रिपोर्ट लेगा, हाँ भाई सब ठीक, उससे एक सीनियर ऑफिसर फिर रिपोर्ट लेगा, उस हाँ भाई सब ठीक। जब तक ग्राउंड लेवल पर काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाए प्रॉपर रिपोर्टिंग चलती रहती है। जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जो है वो बंदों के ऊपर होती है। अगर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होती है तो रिपोर्ट किसने दी थी, इसने, तो इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। या ग्लिच इसकी तरफ से आई है तो इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। हर एक जगह, हर एक स्टेप पर रिपोर्टिंग चलती है। पता नहीं इनका क्या है, इतना बड़ा सरकारी महकमा है। ठीक है, ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर एंड ग्रुप ए नॉन गेजेटेड या गेजेटेड ऑफिसर जो है वो ये रिक्रूट कर रहे हैं, डबल ए तक की रिक्रूट कर रहे हैं। और इस तरह से लचर व्यवस्था है कि भगवान जाने ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। उसके पहले जब रिजल्ट आया था तो मुझे लगा कि मेरा शायद डीएसटी में, मतलब टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन टाइपिंग तो मेरी ऑल क्लियर है। ये जो गड़बड़ है ना, ये मैं अपनी इनकम्पिटेंसी नहीं मानूंगा, ये एसएससी की ही तरफ से दिक्कत है। बात करते हैं वो जो क्वेश्चन जो एसएससी ने गलत माने हैं। वो क्वेश्चन ये हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें बोला गया है कि सिटी एक्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं वो काफ़ी लोगों को इस बार 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल गए हैं। तो पहला जो बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने डिटेल पब्लिश करी कि कल जो है वो सिटी एक्स में कहाँ कहाँ पावर शट डाउन होगा। तो जाहिर सी बात है ये तो इलॉजिकल है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता सेंस, क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा और तीसरा देखो जिसमें बोला है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है सिटी एक्स का, उसने क्लैरिफाई किया कि हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो गई हो जिसकी वजह से मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जनरेट हो गए हैं, और वो 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी बड़ा अधिकारी, क्योंकि पब्लिक में हो जाता है पैनिक, तो कोई भी बड़ा अधिकारी आके क्लैरिफिकेशन तो ये देगा ही देगा या बताएगा। वरना जो तीसरा इफेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वो बत्ती बोर्ड के सामने, बत्ती बोर्ड के ऑफिसों में काफ़ी लोकेलिटी में देखने को मिलेंगी। अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं करोगे तो वहां धरना प्रदर्शन होने लगेगा। अल्टीमेटली भीड़ जो है वो उग्र हो जाएगी और वो कुछ ना कुछ अदर मीन्स को रिसोर्ट कर लेगी। तो यही होता है, क्लैरिफिकेशन जो है वो आता ही आता है। और आप जो है वो सरकार नहीं हो, आप प्रशासन हो, तो आपकी तरफ से तो क्लैरिफिकेशन बनता ही बनता है। सरकार भले एक तरह से क्लैरिफिकेशन ना दे अगर उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो सरकार है, लेकिन आप प्रशासन हो, आपके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि आपको तो क्लैरिफिकेशन देना ही पड़ेगा। आप नीचे जो ग्राउंड लेवल पर आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे भी आपको पूछना पड़ेगा कि भाई 2-2 इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो इसका तो बोथ सेकंड एंड थर्ड आर द पॉसिबल इफेक्ट, इसका तो यही आंसर होगा। पता नहीं एसएससी क्या है,
कौन सा क्योंकि ये जैसी हरकतें करते हैं उस हिसाब से इनको लगता है कि नहीं, जो केवल लॉन्ग क्यूज दिखाई दी या बच्चे जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते रहे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हम तो भाई प्रशासन में बैठे हुए हैं और हमसे कोई मतलब नहीं है, जब शासन टाइट करेगा इनको तब जाके ये ठीक होंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने ये क्वेश्चन जो है पता नहीं किस बिना सिर पैर के गलत कर दिया। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जिसमें ये बोल रहे हैं कि पहला जिसको मतलब आर, तीसरा मतलब सी, छठा मतलब एन और सातवां मतलब आई, RCNI, इससे कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म होता है। भाई मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, सीडीएस की प्रिपरेशन कर ली, उसके अलावा मैं जो जॉब में भी हूँ, ठीक है, ऑफिस वर्क भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर ली, मुझे इस 4 वर्ड से मुझे आज तक तो कोई मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में या उससे ऊपर कोई भी वर्ड सुनाई नहीं दिया। तो मैंने चैट जीपीटी देखा तो उसमें लिखा है क्रिन। क्रिन का मतलब होता है हॉर्स हेयर, घोड़े के बाल टाइप के कुछ। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, जबकि इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश वर्ड कितने फॉर्म हो सकते हैं इन लेटर्स को बना के। तो ये तो एक फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश की भाषा में मतलब इंग्लिश में ये उतना कॉमनली यूज नहीं होता है। पता नहीं क्या नशे करके बैठी थी और क्रिन या इसके अलावा भी कोई वर्ड होगा जो हमें बताए, पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में लिखे आए कि हमने ये जो है इस वर्ड पर इस वजह से इस क्वेश्चन को गलत माना है या सही माना है। आके क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए, वही पहले की तरह कि क्लैरिफिकेशन तो हमें देना ही नहीं है, हमने तो निकाल के दे दिया, बात खत्म। बाकी बंदे जाने, बंदे अपना देखें, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया। तो यही है। तो बात करेंगे कि आप जो है वो कैसे 2025 के लिए कैसे फोकस कर सकते हो। उससे पहले एसएससी के लिए अगर जो तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, वो रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की तरफ से 75 डेज का एक प्रॉपर शेड्यूल लेके आया गया है, जिसमें रीजनिंग की परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके साथ दी गई है डे वाइज। तो ये जो है वो सॉल्व पेपर है जिसमें 12,975 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम हो गए एसएससी के, वो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं साइड में जो पीडीएफ है उसमें आप शेड्यूल वाइज चीजें देख सकते हैं। तो अगर कोई रीजनिंग में वीक है और उसको लगता है कि नहीं रीजनिंग में थोड़ा सा और पुश दूंगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, मार्क्स मेरे ठीक ठाक आ जाएंगे, तो जस्ट रिसॉर्ट टू दिस मटेरियल, क्योंकि किरण जो है वो कंटिन्यू अपने जो वर्क है उसमें मॉडिफिकेशन कर रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सेगमेंट लेके आ रही है। तो जिसको भी परचेस करना है किरण पब्लिकेशन की बुक, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको बुक जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो इट्स द बेस्ट कंटेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल 2025 एंड अदर एसएससी एग्जामिनेशन। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सोशल मीडिया। भाई आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में 4 लोग आके कि हाँ भाई स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, 4 लोग आके नहीं स्कैम हुआ है, नहीं स्कैम हुआ है। तो वो जो 12% मैंने दिया है ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो दिया टीचर्स को। बाकी सोशल मीडिया में बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को रील्स स्क्रॉल करना पसंद है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो मतलब सोशल मीडिया इज़ द प्राइम कॉज विच इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू। सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है वो आज के टाइम में ऑनलाइन सेगमेंट को ही जाता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे दूरी तो बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो 12% की बात करें, जो टीचर्स हैं, वो कोई आएगा अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बोलेगा कि नहीं स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं हो रहा है, फिर जब प्रेशर आ जाएगा सब बोलने लगेंगे तो वो भी बोलना शुरू कर देगा, फिर बोलेंगे नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली इट्स ऑल बिजनेस, बच्चों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। हाँ कुछ टीचर जो हैं वो जेन्युइन भी हैं, जैसे अभिनय हो गए, अभिनय मैथ्स, वो प्री के लिए लास्ट तक की बच्चों के लिए फाइट करते रहे और एसएससी का रिजल्ट जो है वो अमेंड भी करवाया, ठीक है। मेंस के लिए भी वो इन पॉलिटिशियन से मीटिंग कर रहे हैं, जो कि उनको पता है कि सही तरीका है, पॉलिटिशियन से ही जाके मीटिंग करने से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। उसके अलावा बाकी सब क्या है, वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। वही बच्चे हैं जो अभी जैसे हम लोग हैं, हम हैं, आप हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम चाहे जितना सोशल मीडिया में या चिल्ला ले या इनको मैसेज कर ले, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारी कुछ वैल्यू हो जाएगी, जब कोई रैंक निकल जाएगी या जब कोई पोस्ट मिल जाएगी, तब हम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएंगे। तभी हमारे साथ नाश्ता भी कर लेंगे, हमारे साथ खाना भी खा लेंगे, हमारे मैसेज का रिप्लाई भी दे देंगे, हमसे बुक का प्रमोशन भी करवा लेंगे, हमसे अपना अदर प्रमोशन भी करवा लेंगे। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल बिजनेस, ठीक है। कोई भी फीमेल टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है, पहले चिल्लाएंगे कि हाँ ये ग्रुप बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना है, पहले तो इनके ऊपर से आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये चलता रहता है इन लोगों का कि हाँ भाई बच्चों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी कि कौन से जेन्युइन टीचर हैं, ठीक है। अब उस कंटेक्स में नहीं भाई, ये पे एंड सर्विस वाला सीन है, आपने उनको पे किया, उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, दैट्स इट। वो वाले जमाने गए कि हम गुरु को भगवान मान लेते थे, उनको फॉलो करने लगते थे, उनकी डीपी लगाना शुरू कर देते वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पे करोगे, जब आप जॉब में आ जाओगे तब भी आप देखोगे
गवर्नमेंट आपको पे कर रही है आपकी सर्विस के लिए, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको बिल्कुल सर पर बैठा लेंगे, ऐसा नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग योर सर्विस, ठीक है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और हो भी नहीं सकती है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको इतना जो है वो आप माइंडफुल होना पड़ेगा कि किस टीचर को हमें कितना रिस्पेक्ट देना है, कितना एस्टीम करना है, ठीक है। ये जो है अल्टीमेटली ये बिजनेस है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है, एडटेक बिजनेस है, वो आपको ही पता है। प्रमोशन के लिए बंदे कुछ भी करते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ वो पता नहीं डिजर्विंग थे, उनमें से काफ़ी सारे डिजर्विंग होंगे, 100% उन्होंने मेहनत करी होगी। कुछ ऐसे भी है जो नॉन डिजर्विंग है, उनका भी सिलेक्शन हो गया, उनके भी मार्क्स पता है, लेकिन उनका भी एडवर्टीजमेंट चालू है कि भाई हम हमारे पेड बैच से पढ़ाई करके ये बंदा जो है वो इस रैंक पर पहुंचा, इस पोस्ट पर पहुंचा, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फेक एडवर्टीजमेंट, फेक एडवर्टाइजिंग में आप बस फंसते चले जा रहे हो और टीचर्स को अपना भगवान, अपना गुरु मान के जो भी कह रहा है बस करते जा रहे हो। चौथा, तीसरा जो पॉइंट है वो ऑनलाइन गेम्स है, स्पोर्ट वगैरह। कुछ को ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह जो आजकल चल रही है वो पसंद है, और कुछ को क्या है, अभी आईपीएल शुरू हो गया, इसके पहले अपना मैच शुरू था, क्रिकेट मैच, उसमें लोग बिजी थे, अब आईपीएल में बिजी हैं, अब इसके बाद कुछ और चीजें ले आएंगे गेमिंग स्पोर्ट्स में, उसमें लोगों को आपको बिजी कर देंगे। अल्टीमेटली उनका बिजनेस तो रन हो रहा है, बट व्हाट अबाउट योर्स? आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है। वो 4-5 घंटे का आईपीएल वगैरह और दूसरा मैच वगैरह देख के उसी 4-5 घंटे में अगर आप प्रिपरेशन कर लेते, तैयारी कर लेते, तो कितना अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता। या कुछ ऐसा करते हैं कि मैच भी चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी चल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, दिमाग एक ही जगह लगता है, 2 जगह 10 जगह नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो लोग जो अपने घर से दूर रह के प्रिपरेशन करते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, कुछ बुरे मिल जाते हैं। तो बुरे मिलते हैं, अरे भाई चले आओ चाय पीने चलते हैं, सुट्टा पीने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने, वो तो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, प्लस आपकी भी कर रहे हैं। उसके अलावा अरे भाई ये वाला गेम आया, ये वाली मूवी आई है, देखी तूने, फलाना ये वो। जो गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं, जो अपने घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका एक ठीक ठाक शेड्यूल होता है। उनकी फैमिली इतना कंट्रोल करके रखती है कि वो नहीं जाते दोस्तों के साथ उतना, मतलब होता है सोशल लाइफ तो काटनी नहीं चाहिए, बट हाँ अल्टीमेटली जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको थोड़ा सा अनसोशल होके रहना पड़ता है, आपको अपने गोल में फोकस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं और आपको भी समझना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिव्स हो गए, रिलेटिव्स, नौकरी लगी कि नहीं लगी, ये हो गया वो हो गया, मतलब जिनको जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से परेशान करना है, वो रिलेटिव्स जो है वो कर लेते हैं, वो इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है लाइफ में। उसके बाद फैमिली, फैमिली ऐसा नहीं है, फैमिली सपोर्टिव भी होती है, बट अल्टीमेटली जो रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो आपको करने ही पड़ते हैं। कभी कभी वो जो है वो बिना किसी शेड्यूल के वो जो काम है वो लग जाते हैं, तो फिर वो आपको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं फैक्टर डिस्टर्बिंग यू या डिस्ट्रैक्टिंग यू, इसमें फैमिली का भी रोल हो जाता है कहीं ना कहीं। जब रिजल्ट नहीं आता, जब मार्क्स नहीं आते, तो अल्टीमेटली वहाँ से भी कह रहे यार फैमिली जो है वो ऐसा ऐसा बोल रही है, मतलब होता ही है, चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना पड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, प्रेशर आ रहा है उनकी तरफ से ये वो, तो ये भी फैक्टर जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। बाकी नेबर्स भी हैं वो जो पूछ पूछ के कि हाँ भाई नौकरी लगी नहीं लगी। उसके अलावा जो मेन जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। मार्केट में इतना सारा एक्स्ट्रा कंटेंट अवेलेबल है, कोई भी टॉपर आके किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी बता के ले जाएगा, जो नया बंदा है वो चीज़ खरीद के रख लेगा। अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल दूसरा टॉपर आया, उसको पेड प्रमोशन करने के लिए बोला, उसने वो कंटेंट बताया, बंदे ने जाके वो भी खरीद लिया। ऐसे करके कंटेंट का तो भरमार हो जाता है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं चलता। तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 3-4 किताबें आपको रेफर करनी पड़ेंगी, उनको देखो किसका कंटेंट अच्छा है और जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। उसी को पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई भी आके कहीं रील बनाना शुरू कर दिया किसी ने कि हाँ भाई ये बुक जो है वो रामबाण है, इसके अलावा और कोई बुक हो ही नहीं सकती जो आपको सिलेक्शन दिलवा दे, भैया वो, ये सब जो फेक एडवर्टाइजिंग है ना, इससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी उसके अलावा फीलिंग प्रेशर कि जॉब नहीं लग रही, आपको प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो आपको रोक रहा है आपके सिलेक्शन से, ये वो भी है। प्रेशर फील कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हो, ठीक है, जॉब नहीं लग रही, ये होगा वो होगा, तो अल्टीमेटली जितना माइंड आपको लगाना चाहिए, जितना कंट्रीब्यूशन आपके माइंड को देना चाहिए, उतना वो दे नहीं रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा वो जो है वो उतना परसेंट प्रेशर फील कर रहा है। उसके अलावा अनहेल्दी शेड्यूल, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं। नॉर्मल डेज में कि जब नहीं पढ़ना है, ठीक है, जब आपको ब्रेक लेना है, देन इट्स ओके, ठीक है, इतना पढ़ाई वगैरह करिए, और उसके अलावा अगर आपको अभी रिलैक्स करना है जस्ट, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके उस टाइम में आप अनहेल्दी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, तब तो चीज़ें बेकार है। फौज जो है वो एक ही शेड्यूल फॉलो करती है, उसी शेड्यूल में जो है वो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी सिखलाई, हथियार की ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ एक ही शेड्यूल में प्रॉपर उनका वही शेड्यूल होता है, ठीक है, जिसमें सोना कम, काम ज़्यादा, बातें कम, कार्रवाई ज़्यादा, यही सब चलता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और इन चीज़ों से आप बच गए, ठीक है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट सिलेक्शन विल बी योर्स, जो कि मैंने देखा है, मैंने सीखा है, ठीक है। सो सीजल 2025 स्टूडेंट वालों के लिए क्या, तो मेरी तरफ से तो यही पॉइंट है कि किसी भी टीचर को आप ब्लाइंडली
या किसी भी पर्सन को आप ब्लाइंडली वर्शिप ना करने लगे कि कोई टॉपर आके उसने कुछ नई स्ट्रेटजी बता दी, आपने वो फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छी चीज़ें लेनी है, बुरी चीज़ें नहीं कि उसने बोल दिया मैं रात को 3 बजे उठ के पढ़ता था और वो अल्टीमेटली मैं 2 दिन सोता नहीं था और मैंने केवल यही किताब पढ़ ली, मैंने इसी टीचर की पूजा कर ली, फलाना ठिकाना। तो इस तरह से किसी को ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, ठीक है। वो टॉपर है, उसको पैसे मिल रहे हैं ये सब बातें करने के, तो जाहिर सी बात है वो करेगा। अल्टीमेटली आपको सर्विसेज लेनी है और ग्रेटफुल रहना है उनके कंट्रीब्यूशन की तरफ। जैसे आप आर्मी एयर वगैरह फोर्सेज वगैरह के लिए रहते हो कि भाई ये बॉर्डर पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट ना, उनको उस चीज़ का वो पे हो रहे हैं और अल्टीमेटली दे आर गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन। तो ये जो है वो पे एंड सर्विस है। अगर आप सोचो कि नहीं आपने ब्लाइंडली फॉलो वर्शिप करना शुरू, तो सबके भाव बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपल, यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, बट किसी को सर में नहीं चढ़ाना है, ठीक है। मैंने देखा है काफ़ी सारे बंदे अपने डीपी स्टेटस में उन्हीं की वीडियो अपलोड कर रहे हैं व्हेन दे आर इन देयर प्रिपरेशन फेज। जब जॉब लगती है तो चक्षु खुल जाते हैं कि नहीं भाई ये तो हम लोग यूज़ हो रहे थे। पहला कॉल आता है कि इतने लाख देंगे और हमारी बुक का एडवर्टीजमेंट कर दो, हमारा प्रमोशन कर दो, ये वो। उसी समय जो है वो चक्षु खुल जाते हैं कि यार बताओ ऐसा चल रहा था क्या। आपकी जर्नी है और आपको तभी पूछा जाएगा जब आपकी सक्सेस हो जाएगी। कोई भी टीचर यहाँ चिल्ला के ये कह दे कि ये इस ग्रुप को ज्वाइन करो, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जो भी इस जगह के आसपास के हैं, और जो भी होगा मतलब वो आपको बुलाया जाएगा वकील के साथ, आपको ये करना है वो करना है तो आप लोग किस लिए हो? अगर हमें ही हमारा प्रीसियस टाइम, हमारा मनी, हार्ड एंड मनी हमें ही लगाना है, तो आप लोग किस लिए हो? ये आपका ही तो बिजनेस है। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तैयारी करने वाले तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपकी दुकानों में कौन आएगा? आपकी बुक्स और आपकी वगैरह सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट कौन करेगा? तो भाई जब प्रॉब्लम हमें है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन तो आप ही निकालोगे। नहीं, आपकी पूछ तभी होगी जितना आप चिल्ला लो, जितना आप नीचे कमेंट डाल दो कि मेरे 335 में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 338 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 390 में नहीं हुआ, कोई नहीं, सिर्फ इग्नोर। वही कल का आप सिलेक्शन के बाद जाके बोलोगे कि ऐसी ऐसी बात थी, तो आपकी बात का वट होएगा। तो बोला भी जाएगा, एक बढ़िया सी थंबनेल आएगा कि नहीं 390 पर 2024 में सिलेक्शन नहीं लिया, बट मेरा कंटेंट फॉलो करके 2025 में इसने फाड़ दिया। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, इट्स ऑल बिजनेस। अपने गोल पर फोकस रखिए, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करिए, और किसी के भी एकदम बेकूफ़ी वाला कोई भी सिनेरियो अगर कोई क्रिएट करता है तो उसमें ना फंसे। आपको ही पता होना चाहिए कौन सा टीचर जेन्युइन है, कौन अच्छे कॉज के लिए बच्चों के लिए फाइट कर रहा है। अभी तक मुझे तो केवल एक ही टीचर ऐसे लगे अभिनय मैथ, जिन्होंने ना 2024 का कोई भी प्रमोशन किया, ठीक है। 2024 सीजन में ये मेरे पढ़ाए हुए ये बच्चे सिलेक्ट हुए वगैरह वगैरह। ही इज़ फाइटिंग फॉर द कॉज, क्योंकि उनको पता है कि यार चीज़ें ग्राउंड लेवल पर क्या है, एस्पायरेंट्स क्या सोचते हैं वगैरह वगैरह, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, मैनी अदर थिंग्स। तो बाकी सारे 2025 के लिए लड़ने शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, किताबें बेचना शुरू कर दिया, रील बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसमें काफ़ी बहुत सारे टीचर हैं आप जिनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए ही थोड़ा गुस्सा था, और एसएससी के लिए भी काफ़ी सारा गुस्सा था। तो जब तक हम कोई कुछ करेगा नहीं तब तक रिफॉर्म होगा नहीं, ठीक है। तो आपको रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है, जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं वही रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि आप ही से उनकी दुकान चलती है, ठीक है। तो आप अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट ना करके उसको पढ़ाई पर लगाएं, वरना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपकी पूछ नहीं होगी।